Hello and welcome to Triple S classes. I welcome you all on this platform Triple S. जैसा कि हमने पहले लेक्चर में डिस्कस किया था आपके साथ what is the syllabus and how we are going to proceed in this very component of environment, ecology and biodiversity. फिर हमने कुछ कॉन्सेप्ट सीखे. आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द वेरी बेसिक डेफिनेशन ऑफ इकोसिस्टम. व्हाट इज एन इकोसिस्टम ये हम डिस्कस करेंगे. सो ecosystem is actually the structural and functional unit of biosphere consisting of community of living beings and the physical environment both interacting and exchanging materials between them. देखिए, just a cell is the structural and functional unit of life. सेम वे में एक इकोसिस्टम जो होता है ये एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है बायोस्फीयर का. व्हाट इज बायोस्फीयर? बायोस्फीयर इज दैट पार्ट ऑफ अर्थ वायर लाइफ एग्जिस्ट्स. फॉर एग्जांपल, अगर हम किसी बिल्डिंग की बात करेंगे, दैट वेरी बिल्डिंग इज मेड अप ऑफ ब्रिक्स. बहुत सारी ब्रिक्स से ये बनी हुई होती हैं इनकी वॉल्स, इस बिल्डिंग की वॉल्स. एंड दीज जो इनकी ब्रिक्स है दे आर द, इनको हम बोल सकते हैं दे आर स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ दिस बिल्डिंग. इन द सेम वे एक बायोस्फीयर की जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है उसे हम इकोसिस्टम बोलते हैं. अब नीचे आएंगे तो इकोसिस्टम में क्या होगा? एक तो यहाँ लिविंग बीइंग्स होंगे एंड दूसरा इनका फिजिकल एनवायरनमेंट होगा. दोनों के बीच एक तो आपस में ये इंटरैक्ट करेंगे, इंटरैक्शन होगा एंड ये एक्सचेंज करेंगे मटेरियल्स बिटवीन देम. नाउ व्हाट इज दिस एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स? देखिए, अगर हम कोई फॉरेस्ट लेंगे, अगर हम फॉरेस्ट की बात करेंगे, इस फॉरेस्ट में जो ट्रीज हैं दे प्रोवाइड ऑक्सीजन एंड दे इनटेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सराउंडिंग्स. ऐसे ये क्या करते हैं, गैसियस जो गैसेस होती हैं, जो बाहर गैसेस होती हैं उनको ये बैलेंस में रखती हैं, ऑक्सीजन एंड CO2 कंसंट्रेशन को बैलेंस बनाए रखती हैं. एंड दूसरा ये सबस्ट्रेटम जो इनके लीव्स होते हैं, ब्रांच होते हैं, वो गिर के सबस्ट्रेटम बन जाता है उससे. एंड दिस सबस्ट्रेटम एड्स ह्यूमस टू द सॉइल. ये हुआ एक्सचेंज मटेरियल्स बिटवीन देम. ओके, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि इकोसिस्टम क्या है. इकोसिस्टम इज स्ट्रक्चरल and functional unit of biosphere, and biosphere is that part of earth where life exists. It can be a forest, it can be an ocean, etc. देखिए, अब इकोसिस्टम में भी पहले ही हमने डेफिनेशन में देखा कि एक कम्युनिटी होगा जिसमें लिविंग बींग्स हैं एंड नॉन लिविंग बींग्स, दैट इज फिजिकल एनवायरनमेंट. दैट इज अबायोटिक कंपोनेंट्स होंगे इसमें एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स होंगे. Now, what are the abiotic components here? Abiotic components are energy, temperature, substratum, organic compounds like proteins, carbohydrates, lipids, etc. These are abiotic components. And इसमें कुछ inorganic compounds भी होंगे like carbon dioxide, like water, nitrates and so on. यहाँ तक I hope सबको क्लियर हो गया होगा. अब आते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स पे. क्या क्या बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं? बायोटिक कंपोनेंट्स मीनिंग इसमें तो क्या होंगे, लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे जिसमें प्लांट्स भी इंक्लूड होंगे, एनिमल्स भी इंक्लूड होंगे एंड छोटे छोटे माइक्रोब्स भी, दैट इज डिकम्पोजर्स भी इसमें इंक्लूड होंगे. किन में? बायोटिक कंपोनेंट्स में इकोसिस्टम की. एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शनल एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट मीन्स कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इन डिफरेंट प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोब्स के, इसके बेस पे हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं एज प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स. प्रोड्यूसर्स आपको पता होगा, प्रोड्यूसर्स आर व्हाट इन एन इकोसिस्टम? प्रोड्यूसर्स आर ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया विच प्रिपेयर देयर ओन फूड एंड दीज आर कॉल्ड एज ऑटोट्रॉप्स. दीज आर नोन एज ऑटोट्रॉप्स. Coming on to next, that is consumers. These consumers
they depend on these autotrophs. They derive their food from autotrophs and they are called as heterotrophs. Right? यहाँ तक आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा. एंड अब इनकी बेसिक क्लासिफिकेशन क्या है heterotrophs की. एक तो होंगे इसमें मैक्रो कंपोनेंट्स एंड माइक्रो कंपोनेंट्स. व्हाट आर दे मैक्रो कंपोनेंट्स अमंग दीज heterotrophs? मैक्रो एज अ नेम सजेस्ट, मैक्रो मीन्स बड़े बड़े पेड़ होंगे, बड़े बड़े कंज्यूमर्स होंगे, हर्बीवोर्स होंगे, राइट, कार्निवोर्स होंगे इसमें. दीज मैक्रो कंज्यूमर्स दे फीड ऑन डायरेक्टली, दे फीड ऑन प्लांट्स और एनिमल्स या दोनों पे. हर्बीवोर्स इसमें क्या है? हर्बीवोर्स प्राइमरी कंज्यूमर्स. हर्बीवोर्स आर प्राइमरी कंज्यूमर्स. दे डिपेंड ऑन, एंटायरली डिपेंड ऑन प्लांट्स. इनको हम हर्बीवोर्स बोलते हैं. विच फीड ऑन प्लांट्स, उनको हम, उन कंज्यूमर्स को हम हर्बीवोर्स बोलते हैं. फॉर एग्जांपल काउ, रैबिट एटसेट्रा. एंड नीचे आएंगे तो सेकेंडरी कंज्यूमर्स. सेकेंडरी कंज्यूमर्स फीड ऑन प्राइमरी कंज्यूमर्स एंड दिस secondary consumers are carnivores, that is they feed on these secondary consumers and these herbivores. नीचे आएंगे तो एक और कैटेगरी है, मैंने आपको पहले ही बताया, मैक्रो कंज्यूमर्स में प्लांट ईटर भी होगा, एनिमल ईटर भी होगा एंड बोथ, दोनों होगा. व्हाट आर ओमनिवोर्स? ओमनिवोर्स, these carnivores are which feed on secondary consumers. For example, they feed on these cow, rabbit, etc. Example is lion. And omnivores are what? Omnivores, they consume both plants and animals. दोनों पे डिपेंडेंट होते हैं. एंड अगर हम माइक्रो कंज्यूमर्स की बात करें, माइक्रो कंज्यूमर्स आर व्हाट? माइक्रो एज नेम सजेस्ट्स, इनका स्मॉल साइज होगा. राइट, नाम से ही पता चलता है कि साइज होगा इनका स्मॉल. एंड in an ecosystem the micro consumers are these which depend on dead or decomposed organic matter. For example, अगर हम किसी फॉरेस्ट की बात करें या सपोज अगर हम किसी ओशन की बात करें, किसी पॉन्ड की बात करें, ओशन में जो फिशेस होती हैं विद टाइम ड्यू टू सम, अगर हम इस ओशन में देखेंगे तो इसमें फिशेस होंगे. एंड आपने सुना होगा एक प्रोसेस है विच इज़ कॉल्ड एज यूट्रोफिकेशन. यूट्रोफिकेशन क्या है? जैसे ही हम अपने खेतों में हर्बिसाइड्स, वीडसाइड्स या पेस्टिसाइड्स, मैनवर्स का यूज़ करते हैं, एंड जैसे ही फॉर एग्जांपल रेन हुआ एंड इनमें जो खेतों में जो पानी होता है वो कहाँ जाके गिरता है? ओशंस में. यानी कि वहाँ पर क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स जितने भी होते हैं, न्यूट्रिएंट ऐड होते हैं. एंड दीज एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट एडिशन, दिस इज नोन एज यूट्रोफिकेशन. इससे क्या होता है? इससे जो फिशेस होती हैं उनकी डेथ होती है. राइट. एंड उसके बाद क्या होता है? ये जो डेड एंड डिकम्पोज्ड मैटर होता है ये सेटल्ड डाउन होता है टू द बॉटम ऑफ दिस वाटर बॉडी. एंड वहाँ पे छोटे छोटे माइक्रोब्स होते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं, जो इस डेड एंड डिकम्पोज्ड मैटर को डिकम्पोज करते हैं. राइट. एंड दीज आर नोन एज माइक्रो कंज्यूमर्स. फॉर एग्जाम्पल इसमें अर्थवर्म्स भी आते हैं. एंड अनदर नेम फॉर माइक्रो कंज्यूमर्स इज डेट्रीवोर्स. राइट. These are also known as detrivores. उसके बाद another term is ecotone. What is an ecotone? Ecotone is a zone of junction between two or more diverse ecosystems. For example, mangrove forests represent an ecotone between marine and terrestrial ecosystem. Another example is रिवर बैंक्स. देखिए इकोटोन क्या है? इकोटोन वो जंक्शन है, दैट जोन ऑफ जंक्शन जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा इकोसिस्टम, अब इकोसिस्टम आपको क्लियर हो गया होगा, जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा इकोसिस्टम्स आपस में मिलते हैं, जंक्शन, दैट जोन ऑफ जंक्शन इज नोन एज इकोटोन. एंड फॉर एग्जांपल अगर हम मैंग्रोव फॉरेस्ट देखेंगे,
वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे पानी भी होता है। दिस रिप्रेजेंट्स एन इकोथोन बिटवीन मैरीन, एक तो मैरीन भी होता है, लाइक मैरीन उसमें पानी भी होता है, एंड टेरेस्ट्रियल उसमें वो मड टाइप की सॉइल होती है एक मैंग्रोव फॉरेस्ट में। फॉर एग्जांपल रिवर बैंक्स, दे रिप्रेजेंट एन इकोसिस्टम बिटवीन दिस ओशन एंड द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज एज इफेक्ट। एज इफेक्ट क्या है? समटाइम्स कभी कभी क्या होता है, द नंबर ऑफ स्पीसीज एंड द पॉपुलेशन डेंसिटी of some of the species is much greater in this zone than either community. This is called edge effect. कभी कभी क्या होता है कि एक इकोटोन में कई स्पीसीज ऐसी होती हैं जिनकी पॉपुलेशन डेंसिटी भी बहुत ज़्यादा होती है, उनका नंबर भी बढ़ जाता है एज कम्पेयर टू अदर स्पीसीज, एंड दिस इज़ नोन एज, बहुत ज़्यादा जब इनका नंबर बढ़ जाए, जब इनकी पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ जाए, दिस इफेक्ट इज कॉल्ड एज एज इफेक्ट। दिस इज नोन एज एज इफेक्ट। अब कुछ और टर्म्स कॉन्सेप्ट्स है, देखिए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट्स हम ऐसे डिस्कस क्यों कर रहे हैं, बिकॉज दे विल फॉर्म ए बेस, एक बेस बनाएंगे वो आपके लिए। जैसे ही हम आगे आगे प्रोसीड करेंगे आपको पता चल जाएगा कि वाई we have discussed such lot number of terms. Concept, the terminology is hibernation. What is hibernation? Hibernation is a state of depressed metabolic activities under low environmental temperature conditions. ये आप याद रखिए, low environmental temperature conditions। देखिए, एक ऐसा स्टेट है जिसमें जो एनिमल्स होते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो क्या करते हैं, अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को, फॉर एग्जांपल जो इनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है, फॉर एग्जांपल इनको फूड चाहिए या इनको प्रॉपर एनवायरनमेंट चाहिए जिसमें एक जगह से दूसरी जगह मूव ऑन कर सके अंडर लो टेम्परेचर कंडीशंस, ये क्या करते हैं, ये अपने मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ कम करती है। ये ज़्यादा बाहर नहीं निकलते, ये एक ही जगह रह जाते हैं, अपने अपने होल, ये ऐसे ऐसे होल बनाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने देखा होगा, फॉर एग्जांपल दिस पोलर बियर इज हियर एग्जांपल, एंड सर्टेन काइंड ऑफ मॉथ्स आर आल्सो एग्जांपल ऑफ दिस हाइबरनेशन। ये क्या करते हैं, जैसे ही ज़्यादा टेम्परेचर डाउन होता है, फ्रीजिंग टेम्परेचर होता है, तो ये क्या करते हैं, ये अपने आप को डंप करते हैं, ये एक ही जगह रहते हैं, ये ज़्यादा मूवमेंट नहीं करते हैं, डिप्रेशन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो जाती हैं इनकी, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हाइबरनेशन। कुछ बर्ड्स मैमल्स हैं जो अंडर हाइबरनेशन होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम देखेंगे, अगर हम बात करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर हम पोलर रीजन्स की बात करेंगे, अगर हम बात करेंगे, वहाँ पे जो एनिमल्स होंगे वो क्या करेंगे, जैसे ही ज़्यादा टेम्परेचर डाउन होगा, वो क्या करेंगे, वो अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ कम करेंगी एंड एक ही जगह वो रह जाते हैं। फॉर एग्जांपल एक टिपिकल एग्जांपल आपको ऐसे समझ आएगा, अगर हम फॉर एग्जांपल द्रास, द कोल्डेस्ट प्लेस इन यूटी ऑफ JNK, अगर हम द्रास की बात करें, जैसे ही वहाँ पे विंटर मंथ्स में टेम्परेचर बिलो फ्रीजिंग पॉइंट जाता है, वहाँ पे जैसे ही टेम्परेचर -30 -25 डिग्री हो जाता है, तो लोग क्या करते हैं, वो ज़्यादा अपने घरों से बाहर नहीं निकलते, डिप्रेस्ड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो जाती है इनकी। दिस इज नोन एज हाइबरनेशन। नाउ अनदर टर्मिनोलॉजी हियर इज एस्टिवेशन। एस्टिवेशन क्या होता है, जो फिशेस होती हैं ओशंस में, पॉन्ड्स में, ये क्या करते हैं, जैसे ही हाई टेम्परेचर हो जाता है, हाई टेम्परेचर कंडीशन जैसे ही प्रिवेल होती हैं, ये अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ कम करती हैं। दिस इज नोन एज एस्टिवेशन। एंड डॉर्मेंसी इज अनदर कॉन्सेप्ट हियर। व्हाट इज डॉर्मेंसी? डॉर्मेंसी किन में होता है, अंडर जैसे ही हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं वो अपने इनएक्टिव फेज में चले जाते हैं। दिस इज नोन एज डॉर्मेंसी। जैसे ही फ्रीजिंग टेम्परेचर हो जाता है तो प्लांट्स भी अपने मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ कम करते हैं, दे शेड देयर लीव्स, राइट, एंड दिस इज नोन एज डॉर्मेंसी। उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज डायापॉज। डायापॉज किन में होता है, इंसेक्ट्स में होता है, माइक्रोब्स में होता है। इंसेक्ट्स में
फिनोमेना होता है डायोपॉज, दे रिड्यूस देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटी अंडर एडवर्स, जैसे ही टेम्परेचर कंडीशंस बहुत ज़्यादा कम होती है, टेम्परेचर माइनस पे चला जाता है, दे रिड्यूस देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, दिस इज नोन एज डायोपॉज, राइट। अनदर इज हेयर व्हाट आर सियोफाइट्स। बहुत सारे एग्जाम्स में आज तक ये पूछा गया है JKSSB के, सियोफाइट्स आर शेड लविंग प्लांट्स, दैट इज जैसे ही इन पे ब्राइट लाइट पड़ेगी ये ग्रो प्रॉपरली नहीं कर पाएंगे, इनको क्या चाहिए, इनको शेड चाहिए, दैट इज शेड लविंग प्लांट्स आर called as Ceophytes. For example, coffee plant is typical example of the Ceophytes, and the opposite is Heliophytes. Heliophytes are what? They are bright light. They require bright light for their growth. They are bright light loving plants. For example, इसमें typical example आप ले सकते हैं rubber tree. These are also called as sun loving plants, these heliophytes, and इनका opposite है Ceophytes. Now कुछ interactions होती हैं living organisms के बीच में, या इनको हम बोल सकते हैं ecological interactions. First is grazing या predation. Grazing or predation is what? Where population of one species is positively affected and the population of other species is negatively affected. This is known as grazing or predation. Grazing क्या होता है? Grazing या predation means जो एक, फॉर एग्जाम्पल अगर एक कार्निवोर है, जैसे ही अपने ये प्रे को आइडेंटिफाई करता है, अपने प्रे को, ये इसको खा जाते हैं, फॉर इट इज़ न्यूट्रिशन पर्पज़ ये इस प्रे का शिकार करता है, खा जाता है इसको। इससे क्या होता है, ये जो कार्निवोर की पॉपुलेशन है, इस स्पीसी की पॉपुलेशन पॉजिटिवली अफेक्टेड होती है, इनको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, इनको न्यूट्रिशन मिलता है। एंड अगर हम प्रे जो स्पीसी है इसकी, वो नेगेटिवली अफेक्ट होती है, राइट। नॉर्मली दीज इंट्रैक्शंस रेगुलेट पॉपुलेशन ऑफ बोथ स्पीसीज इन्वॉल्वड। देखिए क्या होता है, अगर हम एक फूड चेन लेंगे, फूड चेन में क्या होता है, if A eats B, B eats C. If A eats B, B eats C. For example, इसमें क्या होता है, अगर सपोज इसकी पॉपुलेशन 100 है, अगर एक एनवायरनमेंट में, अगर हम एक इकोसिस्टम की बात करेंगे, इकोसिस्टम में इसकी डिज़ायर्ड पॉपुलेशन 100 होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल दिस इज ए सर्टेन काइंड ऑफ ट्री, एंड यहाँ पर जो है ये रैबिट है या ये काऊ है, एंड अल्टीमेटली क्या होगा, अगर इसकी पॉपुलेशन 101 बढ़ जाएगी तो अनबैलेंस्ड एनवायरनमेंट होगा, अनबैलेंस्ड इकोसिस्टम होगा। तो इसकी पॉपुलेशन रेगुलेट करने के लिए, इसको कंट्रोल रखने के लिए, ए हैज़ टू ईट दिस ट्री सो एज टू रिड्यूस इट टू 100। उसके बाद सेकेंड वन इज पैरासिटिज्म। पैरासाइट आपने सुना होगा, विच डिपेंड्स ऑन लिविंग होस्ट, डिराइव्स इट्स फूड, it is nutrition from a living host, this is known as parasite, and जिस पे डिपेंडेंट होता है उसको हम होस्ट बोलते हैं। इसमें क्या होता है, देखिए दिस इज पैरासाइट, इसमें क्या होता है, पैरासाइट इज पॉजिटिवली अफेक्टेड। एक पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन ऑफ पैरासाइट है, उसको न्यूट्रिशन मिलता है, उसको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, राइट, एंड जो इसका होस्ट होता है, होस्ट गेट्स नेगेटिवली अफेक्टेड, राइट। फॉर एग्जाम्पल lice and mites are typical examples of this parasitism. उसके बाद एक और फिनोमेना है which is known as commensalism. Commensalism क्या है, where population of one species gets affected, positively affected, and population of other species remains unaffected. इस जो सेकेंड पॉपुलेशन है, सेकेंड स्पीसी पॉपुलेशन है, इस पे ज़ीरो इफेक्ट पड़ेगा, इस पे ज़ीरो इफेक्ट पड़ेगा, एंड पॉपुलेशन ऑफ वन स्पीसी गेट्स पॉजिटिवली इफेक्टेड। फॉर एग्जांपल स्कैवेंजिंग, इसकी एग्जांपल क्या है, टिपिकल एग्जांपल इज स्कैवेंजिंग। फॉर एग्जांपल अगर कहीं पे डंप होता है, फॉर एग्जांपल कहीं पे गार्बेज होता है, राइट, एंड यहाँ पे स्कैवेंजर्स आते हैं, ये जो डेड एंड डिकम्पोज्ड मैटर होता है, ये डेड होता है, डेड मैटर, एंड ये स्कैवेंजर्स क्या करते हैं, ये इससे अपना न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं। तो जो स्कैवेंजर होता है, इसकी पॉपुलेशन
पॉजिटिवली अफेक्ट होती है एंड दिस डेड मैटर इसकी पॉपुलेशन, फॉर एग्जांपल अगर एक काउ की कोई किसी गाय की डेड बॉडी है, इस पे ऑन द पॉपुलेशन ऑफ काउ इस पे 0 इफेक्ट पड़ेगा एंड स्कैवेंजर इज पॉजिटिवली अफेक्टेड. Coming on to another phenomena is amensalism. Amensalism is what? Where one species gets negatively affected and other remains unaffected. Example क्या है? Allelopathy. Allelopathy is what? Allelopathy is that phenomena जहाँ पे जो certain organisms होते हैं, especially इसमें plants होते हैं, वो रिलीज करते हैं कुछ they secrete chemicals टू कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स. फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे कोई बड़ा पेड़ है, ये कुछ यहाँ पे छोटे छोटे पेड़ होते हैं, ये सारा इनकी जो फॉर एग्जांपल अगर ये कोई ब्राइट लाइट लविंग प्लांट है, ये क्या करेगा, ये सिक्रीट करेगा कुछ एंजाइम्स, ये कुछ केमिकल्स सिक्रीट करेगा जिससे इसकी ग्रोथ रिटार्ड होगी, ग्रोथ कम कर पाएगा ये, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट इसको मिल जाए. This is allelopathy. Allelopathy is what? Secretion of chemicals by certain organisms, especially plants, to control the growth of other organisms. इसमें क्या होता है, एक प्लांट जो होता है वो नेगेटिवली इफेक्ट होता है एंड सेकेंड वन रिमेन्स अनएफेक्टेड. इनकी पॉपुलेशन पे कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन इनकी पॉपुलेशन पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ जाता है. एंड फाइनली we have mutualism. Mutualism क्या है? This is the relationship between a host and a symbiont where both organisms benefit and no one is harmed. देखिए, एक ऐसी रिलेशनशिप है, एक ऐसी इकोलॉजिकल इंटरेक्शन है जिसमें ना ही होस्ट पॉपुलेशन पे कोई पॉजिटिव या नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, यानी कि इस पे भी 0 इफेक्ट पड़ेगा, एंड जो इस पे सिम्बायोंट होगा ये एंड सेकेंड पॉपुलेशन जो होगा, सेकेंड स्पीसी पॉपुलेशन जो होगी, उस पे भी 0 इफेक्ट पड़ेगा. कोई पॉजिटिव कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं है इसमें. फॉर एग्जांपल एक ऑक्सपेकर एक बर्ड है, ऑक्सपेकर क्या करता है, फॉर एग्जांपल अगर हम राइनोसोरस या जेब्रा लेंगे, ये ऑक्सपेकर क्या करता है, जो इस जेब्रा पे पेस्ट्स होते हैं ये आके उनको खा जाता है, खा के इसकी न्यूट्रिशन, ऑक्सपेकर की न्यूट्रिशन की ज़रूरत पूरी हो जाती है एंड जो जेब्रा की पॉपुलेशन है उन पे कोई असर नहीं पड़ता. राइट, दोनों पॉपुलेशन पॉजिटिवली इन पे इफेक्ट, दोनों को बेनिफिट मिल जाता है इस इंटरेक्शन में, म्यूचुअलिज्म में. ना ही इस पे कोई इफेक्ट पड़ेगा इसकी पॉपुलेशन पे, ना ही जेब्रा या राइनोसोरस की पॉपुलेशन पे कोई इफेक्ट पड़ जाता है. दिस इज म्यूचुअलिज्म. होप दैट आज का लेक्चर आप सभी को समझ आ गया होगा. यू ऑल हैव अंडरस्टूड ऑल दीज टर्म्स, दीज आर इम्पॉर्टेंट. कहीं ना कहीं किसी भी एग्ज़ाम में आप इनमें से एक को काउंटर अटैक करेंगे आने वाले एग्ज़ाम्स में. होप दैट आज का लेक्चर आपके लिए फ्रूटफुल रहे. थैंक्स, हैव अ गुड डे.